बात? देखिए, जो हाई कोर्ट के आप देख रहे हैं हम लोग मुख्य जो चल रहा है, तो हाई कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलवाता है? तो राज्यपाल दिलवाते हैं, और जिस राज्य में जाएंगे, ठीक ना। लेकिन हाई कोर्ट के कल ही समझाए थे कि जज की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, नियुक्ति करके भेज देंगे उस राज्य में। जैसे बिहार राज्य के लिए कोई भी आएंगे जज हाई कोर्ट में, पटना में आएंगे, तो उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। अब जब पटना आ गए और जज, तो उनको शपथ दिलवाएगा राज्यपाल। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब हाई कोर्ट के जज का कार्यकाल कितना होता है, कितने वर्ष तक कार्य कर सकते हैं? तो 6 वर्ष तक अधिकतम कार्य, या 62 वर्ष की उम्र तक वह कार्य कर सकते हैं। सेम कंडीशन समझाए थे सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट के जज कितना कार्यकाल होता है? 65 वर्ष या 6 वर्ष, ठीक ना। यही सेम चीज है, ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। हाई कोर्ट के जज का कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष तक गद्दी पर रहेंगे, लेकिन उसके बीच में अगर 62 वर्ष का उम्र पूरा कर चुके तो रिटायर हो जाएंगे। अगला बात है कि हाई कोर्ट का जज का त्याग पत्र कौन लेगा? तो राष्ट्रपति ही लेते हैं, माने नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, ठीक ना, और त्याग पत्र भी राष्ट्रपति लेंगे, सिर्फ शपथ और कार्यशक्ति राज्यपाल करवाते हैं, ठीक है। अब हाई कोर्ट के जज को हटाने की विधि ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में जितना हम समझाए थे कि सर्वोच्च न्यायालय के जज को हटाने की क्या विधि है, तो जो विधि सर्वोच्च न्यायालय के जज को हटाने की विधि है, सेम विधि हाई कोर्ट के जज को भी हटाने की विधि है। 2 विधि है। पहला साबित कदाचार, यानी कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए तो हटाए जाएंगे। दूसरा होगा असमर्थता, यानी कि पैर, हाथ, शरीर और मस्तिष्क बढ़िया से काम नहीं कर रहा है, असमर्थ है, तो हटेंगे। और हटाने के लिए तो क्या किया जाएगा कि मैंने पहले भी बताया था कि लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी एक सदन से पास होना जरूरी है पहले। अगर लोकसभा से पास करवाना चाहते हैं तो कम से कम शुरुआती स्थिति में 100 सदस्य का समर्थन जरूरी है। यही सेम कंडीशन हम सुप्रीम कोर्ट में भी समझाए हैं ना। तो अगर हाई कोर्ट के जज को हटाना चाहते हैं तो कम से कम लोकसभा के 100 सदस्यों का समर्थन पत्र जरूरी होता है। इसके बाद देखिए तीर का निशान दिए आगे बढ़ रहा राज्यसभा में, तो राज्यसभा का कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। ये दोनों समर्थन दे दिए, लोकसभा भी समर्थन दे दिया और राज्यसभा भी समर्थन दे दिया, समझ में आ रहा। इसके बाद आगे का प्रक्रिया क्या होता है कि लोकसभा का 2/3 बहुमत पास होना चाहिए, यानी कि लोकसभा में जितने सदस्य हैं, अगर मानकर चलिए कि 300 सदस्य हैं तो कम से कम 200 सदस्य उसका 2/3 होता है, यानी कि 30 व्यक्ति है तो इसका 2/3 निकालिएगा तो 20 होगा। माने 20 गो में लोग कहेंगे कि हाँ हटाया जाए, 10 गो कहेंगे नहीं हटाया जाए, तो 20 गो कह रहे हैं ना जी 2/3 बहुमत, तो उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू होगा। तो यही कह रहा है कि लोकसभा का 2/3 बहुमत पास होगा। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष का हस्ताक्षर होगा। इसके बाद राज्यसभा का 2/3 बहुमत पास होगा और राज्यसभा का सभापति का हस्ताक्षर होगा, यानी कि उपराष्ट्रपति का। और जैसे ही उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही वह अपने पद से स्वतः हट जाते हैं। कौन? हाई कोर्ट के जज, ठीक है। इतना तक समझ में रहा? धीरे धीरे समझा रहे हैं, जहां नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। अगर हाई कोर्ट का जज का ट्रांसफर करना होगा, स्थानांतरण करना होगा, जैसे पटना हाई कोर्ट के जज को हम भेज दें इलाहाबाद हाई कोर्ट, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज को पटना हाई कोर्ट में आना पड़ेगा, तो ट्रांसफर करने का पावर किसको है? तो राष्ट्रपति को है, ठीक है। तो यही प्रश्न लिखा गया है कि हाई कोर्ट के जजों का स्थानांतरण किसकी अनुमति से किया जाता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति से ही किया जाता है। इतना स्पष्ट हुआ बच्चे तरह? ठीक है। हाई कोर्ट देखिए कि रीट जारी करता है। जब हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट भी रीट जारी करता है, अनुच्छेद 32 के तहत करता है ना, 5 प्रकार के रीट जारी करता है। तो उसी प्रकार से अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो भी आप सुप्रीम कोर्ट जारी जा सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट जाएंगे, आप 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो हाई कोर्ट जो रीटें जारी करती है 5 प्रकार के, किस अनुच्छेद के तहत उसको अधिकार है? अनुच्छेद 226 के तहत। जैसे हाई सुप्रीम कोर्ट का कार्य शक्ति था, उसी तरह हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय की भी कुछ कार्य शक्तियां हैं। जैसे पहला शक्ति है मूल अधिकारिता शक्ति।
मूल अधिकारिता शक्ति के मतलब सरकार से कोई झगड़ा कर लेता है, कोई सरकार पर ही केस कर देता है, तो वो उस राज्य की हाई कोर्ट देखेगी। जैसे देखिएगा कि बिहार पुलिस चाहे बिहार दरोगा चाहे बीपीएससी के बहाली में अटक जाता है तो लोग जाकर पटना हाई कोर्ट में केस कर जाते हैं ना। ये मूल अधिकारिता होगा। रीट अधिकारिता अनुच्छेद 226 पढ़ाई की अधिकार कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो हाई कोर्ट क्या करेगा, कुल 5 प्रकार की रीटें जारी करेगी। इसके बाद अपीलीय न्यायालय। अपीलीय न्यायालय में मैंने आप लोगों को बताया था इस प्रकार का डायग्राम कि यदि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस हारते हैं तो इसके ऊपर जाइएगा हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में केस हारते हैं तो जाइएगा सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट में भी आप अपील याचिका दायर कर सकते हैं किसी भी प्रकार के निचले अदालत से अगर केस हारते हैं तो उस परिस्थिति में, ठीक है। अपील में हो गया अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब ये होगा कि हाई कोर्ट जो भी निर्णय देगा वह निचले अदालत के लिए कानून की तरह कार्य करेगा। जैसे कल भी पढ़ाए थे कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, ठीक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मानेगा हाई कोर्ट और हाई कोर्ट का डिसीजन मानेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इतना समझ में आ रहा। न्यायिक पुनर्विलोकन, जैसे सुप्रीम कोर्ट भी एक अदालत है न्यायिक, अपने द्वारा दिए गए न्याय की समीक्षा करता है अनुच्छेद 137 के द्वारा, उसी तरह से हाई कोर्ट भी अपने दिए गए सारे निर्णयों पर दोबारा पुनर्विचार कर सकता है। इसी को कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है। यहाँ पर कुछ हाई कोर्टों का चार्ट दिया गया है शुरुआती दौर में स्थापना से। यहाँ पर 2 चार्ट पढ़ाए जाएंगे। एक पहला ये चार्ट है, दूसरा चार्ट हम पढ़ा रहे हैं। देखिए पहला चार्ट ये है कि भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट का गठन किया गया 1862 ईस्वी में। कौन कौन? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। और देखिए यहाँ पर लिखा गया है कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना 1862, मुंबई की 1862, मद्रास की 1862। इन तीनों हाई कोर्टों के समय गवर्नर कौन था, वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि भारत में सबसे पहली बार हाई कोर्ट की स्थापना कब किया गया? 1862 ईस्वी में। कौन कौन? कलकत्ता, बंबई और मद्रास, ठीक है। अच्छा, कलकत्ता का न्यायिक क्षेत्र कहां पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल, उसके पूरा जितना पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, इसके साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो भी कलकत्ता हाई कोर्ट के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। मुंबई हाई कोर्ट इसके क्षेत्र में आता है महाराष्ट्र, गोवा और एक केंद्र शासित प्रदेश है दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप, ठीक है। मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है तमिलनाडु राज्य और पुदुचेरी। अगला हाई कोर्ट की स्थापना होता है 1866 ईस्वी में इलाहाबाद हाई कोर्ट की, और इसके मात्र एक ही राज्य है उत्तर प्रदेश। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक खंडपीठ भी स्थापित किया गया है लखनऊ में, ठीक है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में बिहार जैसे राज्य, जम्मू कश्मीर का हुआ 1928 में, पंजाब हरियाणा का हाई कोर्ट 1960 में और केरल हाई कोर्ट 1958 ईस्वी में। दूसरा चार्ट हम आप लोगों को यहाँ पर इस बात को समझाना चाह रहे हैं, देखिए इसको हम निकाल रहे हैं, ठीक ना। बेसिक रूप से देखा जाता है कि हाई कोर्ट का मुख्यालय वही जगह रहेगा जहां उस राज्य की राजधानी होगी। जैसे पटना हाई कोर्ट की राजधानी क्या है? पटना का बिहार की राजधानी पटना, तो पटना में हाई कोर्ट है, ठीक ना। अब आगे जाइएगा, झारखंड की राजधानी रांची, तो रांची हाई कोर्ट है, बात समझ में आ रहा। लेकिन बहुत ऐसे सारे राज्य हैं जिनका राजधानी में हाई कोर्ट है ही नहीं है, उसका कोनो बड़ा शहर में है। जैसे उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में। असम हाई कोर्ट कहाँ है? तो गुवाहाटी में। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। हाँ रायपुर, हमें भूल रहे। तो छत्तीसगढ़ की जो हाई कोर्ट होना चाहिए रायपुर होना चाहिए, लेकिन बिलासपुर में है। तो हम वह चर्चा यहाँ पर पढ़ेंगे कि कुछ हाई कोर्ट जेकर राजधानी में मुख्यालय नहीं है। जैसे आप लोग को पढ़ा रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद, ठीक है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर। अभी लिखिएगा मत, घबराना नहीं है, लिखवाने के लिए हम समय देंगे। असम की राजधानी भाई दिसपुर है, तो इसका राजधानी मुख्यालय दिसपुर होना चाहिए, लेकिन कहाँ मुख्यालय है? गुवाहाटी में है, ठीक ना। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ दिया गया है? अहमदाबाद।
केरल की राजधानी कहाँ है? वो एर्नाकुलम। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम, लेकिन इसका हाई कोर्ट कहाँ है? एर्नाकुलम। ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल, लेकिन इसका हाई कोर्ट है जबलपुर में, इसीलिए लिखवा रहे हैं। उड़ीसा की राजधानी, लेकिन इसकी हाई कोर्ट कटक में है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर, लेकिन इसका हाई कोर्ट जोधपुर हाई कोर्ट है। ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, लेकिन इसका मुख्यालय हाई कोर्ट है नैनीताल। हिमाचल प्रदेश का अपनी राजधानी शिमला है, तो शिमला ही है। कुल मिलाकर हम 2 चार्ट तैयार किए हैं, 1 चार्ट और तैयार करेंगे, बहुत इजीली समझ में आएगा। देखिएगा बहुत इजीली, ये सब दे दिए हैं, याद नहीं किया जाता है, एक आधे को परसेंट याद होगा। जी सर। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है, तो हाई कोर्ट लखनऊ में होना चाहिए, लेकिन दिया गया है इलाहाबाद में। ठीक ना। असम का हाई कोर्ट का मुख्यालय गुवाहाटी में है, गुजरात का अहमदाबाद में है, केरल का एर्नाकुलम में है, मध्य प्रदेश का जबलपुर में है, उड़ीसा का कटक में है, राजस्थान का जोधपुर में, उत्तराखंड का नैनीताल में है। ठीक है। इसके साथ साथ जैसे जैसे नया नया राज्य बना, तो हाई कोर्ट नया नया बनने लगा। हम लोगों को सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि 2000 ईस्वी में 3 गो राज्य अलग हो गया। छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड अलग हुआ था। समझ में रहा? 2000 ईस्वी में 3 राज्य अलग हुए, तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये तीनों हाई कोर्ट की स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ। अभी लिखवा रहे हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का मुख्यालय बिलासपुर, उत्तराखंड हाई कोर्ट का मुख्यालय नैनीताल, झारखंड के रांची। इसके बाद समय परिस्थिति बना तो 2013 ईस्वी में 3 गो हाई कोर्ट का निर्माण हुआ। ठीक है। 1 2 3 एक था, फिर 1 2 3। पहला मणिपुर हाई कोर्ट बनकर तैयार हुआ, दूसरा बना मेघालय, और तीसरा बना आप लोगों का त्रिपुरा। बनकर तैयार कहीं हुआ, इसमें डेटों भी दे दिया है। 23 तारीख 23/3/2013 को, तीनों 23/3/2013 को बन हुआ। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा बनकर कब तैयार हुआ? 2013 में हाई कोर्ट। और एक हाई कोर्ट आप सभी लोग जानते होंगे, तेलंगाना हाई कोर्ट लास्ट में बनकर तैयार हुआ था। तेलंगाना हाई कोर्ट कल ही बताए थे कब बनकर तैयार हुआ, 2019 में। 1/1/2019। तेलंगाना हाई कोर्ट किसके रहा? तेलंगाना के। हाँ ठीक नो, ये खाली लगे उतार लो। कौन उतारना है पहले? हाँ, तेलंगाना और हैदराबाद के ना।